हेलो बच्चों। पाइप है, उसके आगे आपने क्या क्या फिंगर रखा, उससे पानी बाहर निकल रहा और पानी की रफ्तार बढ़ गई, पानी तेज आ रहा, तो कहा यह जाता है पानी ना बहुत प्रेशर से आ रहा है। एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर जो है वो इंजन को मिलेगा और इंजन में धुआंधार तरीके से जो है अपना प्रोसेस चालू हो जाएगा, थर्मोडायनामिक भागना चालू हो जाएगा उसके अंदर और आप करते निकल जाओगे। फिल्टर्स हो, बॉलर्स हो, जो मर्जी हो, क्या करते हैं उस पर थूल लगाते रहेंगे और उस पर रगड़ते रहेंगे घिसते रहेंगे, अपने शरीर की हालत से घिसते रहेंगे। क्यों घिस रहे हैं वो? क्या खुजली हो रही है तो घिस रहे हो? ठीक है, या दे आर वेरी वेरी हाइजीन कॉन्शियस। हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोडायनेमिक्स में लेक्चर नंबर 3। बेटा देखो, आपका जो पहला बुक है 11th क्लास की एनसीईआरटी का वो खत्म हो चुका है, सेकंड बुक में आ चुके हैं और सेकंड बुक का जो पहला चैप्टर है लगभग हम वो खत्म करने वाले हैं बेटा। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर हम जो हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ चुके थे और अब हमें हाइड्रोडायनामिक्स बेटा आज स्टार्ट करना है। हाइड्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था किस तरीके से प्रेशर का वेरिएशन होता है डेप्थ के साथ, हाइट के साथ। कंटेनर रुका हो तब क्या होगा, कंटेनर चलेगा तब क्या होगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि अगर कंटेनर के अंदर पानी चलेगा तो क्या होगा। उसे कहते हैं बेटा हाइड्रोडायनामिक्स। एंड हाइड्रोडायनामिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास थ्योरम है वो आती है बेटा बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, तो उन सब चीजों के बारे में आज हम करने वाले हैं चर्चा। बहुत सारी एप्लीकेशंस आपके लिए लेकर आए हैं। हम सब बात करेंगे कि बॉल जो है वो स्विंग कैसे होती है, हम बात करेंगे कि एक परफ्यूम बॉटल में से परफ्यूम बाहर कैसे निकलता है। ठीक है, हम बात करेंगे कि आंधी तूफानों में जो थोड़े कच्चे घर होते हैं उनकी छतें जो टीन की होती हैं स्पेशली, उनकी छतें उड़ की जाती हैं। ठीक है, तो हम बहुत सारी बातें आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हाइड्रोडायनामिक्स, बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में आज की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो भाई। तो हाइड्रोडायनामिक्स मतलब अब की बार पानी चलने वाला है, ठीक है ना, और देखने वाले हैं कि उसमें क्या होता है। तो उसमें जब पानी चलता है तो बेटा जो मोशन होता है, जो लिक्विड का फ्लो होता है ना, वो दो टाइप का होता है। एक होता है बेटा स्ट्रीमलाइंड फ्लो और दूसरा होता है बेटा टर्बुलेंट फ्लो। नाउ टर्बुलेंट फ्लो इज वेरी 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 टफ टू स्टडी। ठीक है ना, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे भी जा रहे होंगे। ठीक है ना, एनर्जी का लॉस हो रहा होगा, पार्टिकल जैसे मर्जी जा रहे होंगे। सो दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। हमारे सिलेबस में क्या है बेटा? हमारे सिलेबस में है स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो हम लोग बात करेंगे बेटा स्ट्रीम लाइन फ्लो के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रीम लाइन फ्लो होता क्या है। ठीक है, ओके। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो को आप मान सकते हैं कि लिक्विड फ्लो कर रहा है और बहुत सारी लेयर्स में फ्लो कर रहा है। एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ऐसे आप उनको लेयर्स में बांटकर उसके फ्लो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मान लिया हमारे पास कोई भी एक पाइप है जिसमें से लिक्विड जो है वो फ्लो करते हुए जा रहा है। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं लिक्विड का फ्लो हो रहा है पाइप में से। ठीक है ना, अब मैंने यहां पर ना बेटा एक इस तरीके से लाइन बना दी है, कर्व बना दिया है। ठीक है ना, वी कॉल दिस एज स्ट्रीम लाइंस। क्या बोलते हैं बेटा इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइंस बोलते हैं, स्ट्रीम लाइंस कहते हैं इनको। अच्छा जी, तो स्ट्रीम लाइन क्या है बेटा? अगर कोई भी एक पार्टिकल इस स्ट्रीम लाइन पे चल रहा है तो बेटा ये उसका पाथ है। ठीक है ना, मान लिया हमने कहा कि हमने एक पार्टिकल लिया, यहाँ पे किसका लिया पार्टिकल? हमने ये पानी का पार्टिकल ले लिया, मॉलिक्यूल ले लिया। ठीक है, अभी कहे जा रहा है ये पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ये इस तरीके से चलता हुआ जा रहा है। ठीक है ना, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो में क्या होगा? पहली बात तो एक पार्टिकल का जो पाथ है और अगर आपने दूसरा पार्टिकल का पाथ लिया, ठीक है ना, इसकी जो स्ट्रीम लाइन होगी, इसका जो पाथ होगा ना, वो पहले वाले को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। वो पहले वाले को इंटरसेक्ट नहीं करेगा बेटा, ये अलग पाथ होगा, ये अलग पाथ होगा। इसी तरीके से हर पार्टिकल का क्या अपना अपना पाथ होगा। एक पाथ पर भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, जैसे कि जो पार्टिकल यहां पर है इसके पीछे एक पार्टिकल ये रहा, इसके आगे पार्टिकल ये रहा, इसके आगे पार्टिकल बेटा ये रहा। ठीक है, अब जो भी एक पार्टिकल इस स्ट्रीम लाइन पे चलना शुरू करेगा वो पूरी स्ट्रीम लाइन को फॉलो करेगा, वो इस स्ट्रीम लाइन को छोड़ के इधर उधर नहीं जाएगा। आप कह सकते हो एक तरीके से मोशन हो रहा है। कैसा? पंक्तिबद्ध। पंक्तिबद्ध। आपको याद है ना बेटा जब आप स्कूल जाया करते थे, अब तो खैर दोबारा से स्कूल खुल रहे हैं, आपके स्कूल में हुआ करती थी बेटा प्रेयर।
ठीक है ना। और प्रेयर में अपनी क्लास से प्रेयर ग्राउंड तक जाने के लिए आप जाते थे कैसे, आप जाते थे पंक्तिबद्ध होके, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक। अब इमेजिन करो कि बहुत सारी पंक्तियां एक साथ चल रही हैं, बहुत सारी पंक्तियां एक साथ चल रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही हैं, ठीक है ना। तो वो पंक्तियां हैं वो आपस में टकरा नहीं रही, सीधा सीधा जा रही हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, प्रेयर ग्राउंड की तरफ, ठीक है। इसका मतलब उनका मोशन कैसा है, उनका मोशन है स्ट्रीमलाइन्ड मोशन। और अलग अलग पंक्ति क्या है, अलग अलग पंक्ति है अलग अलग स्ट्रीमलाइंस। अब वो आपस में भिड़ नहीं रही हैं, टकरा नहीं रही हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, एक दूसरे के साथ साथ चलती चली जा रही हैं। अगर वो इंटरसेक्ट करना शुरू कर दे, एक बच्चा उधर भाग रहा है, दूसरा बच्चा उधर भाग रहा है, दूसरा बच्चा उधर भाग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। उसमें वो टकराएंगे भी और एनर्जी भी लॉस होगी, कभी धीरे कभी तेज, और मोशन में पार्टिकल्स हमें डायरेक्शनल कंडीशन चेंज करते रहेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी 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 डिफिकल्ट फ्लो। आई बात समझ में। तो हमें क्या पढ़ना है बेटा, हमें पढ़ना है स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो हमारे पास समझ में हमें आ गया कि क्या होता है। इसको हम डिफरेंट लेयर्स में स्ट्रीमलाइंस की फॉर्म में चलता हुआ देख सकते हैं, पंक्तिबद्ध चलता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हम जब लिक्विड को फ्लो करेंगे तो ये तो मान के चलेंगे कि लिक्विड कैसा फ्लो कर रहा है, स्ट्रीमलाइन फॉर्म कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और प्रॉपर्टीज लिक्विड्स की रहेंगी जो हमें स्टडी करनी है, जो अज्यूम करके हमें चलनी है, ठीक है ना। उनके अंतर्गत हमें आगे फ्लूइड के मोशन को स्टडी करना है। क्योंकि देखो, अगर हम रियलिटी की बात करें तो रियलिटी कैन बी वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड टू स्टडी। एक जब पंखा ही घूमता है ना, तो पंखे के ऊपर लगने वाले जो फोर्सेस होते हैं दैट कैन बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एनालिसिस। व्हाई? अब देखो, जो एयर ड्रैग है वो लगेगा उसके ऊपर। अब एयर ड्रैग भी हर पॉइंट पे सेम लगेगा। क्यों अलग अलग लगेगा? क्योंकि हर एक पॉइंट पे बेटा शेप अलग है थोड़ी सी, कहीं पे ज्यादा बेंड है, कहीं पे कम बेंड है, कभी कहीं पर अलग, कहीं पर अलग। दूसरी बात, उसके हर एक पॉइंट का बेटा स्पीड अलग है, और एयर ड्रैग स्पीड के साथ चेंज होता है। दैट मींस उसके अलग अलग पॉइंट्स पे एयर ड्रैग अलग अलग तरीके से लगेगा। केवल एयर ड्रैग विंग्स की बात नहीं है बेटा, अगर आप बात करोगे यहां पर क्या नाम है उसके एक्सेल की, जहां पे रख के वो घूम रहा है बेटा, उस पर अलग से फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है ना। पंखा आवाज कर रहा है तो कहीं ना कहीं साउंड का भी लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें उस पंखे के ऊपर लग जाएंगे कि अगर सारी चीजें एक साथ डाल के पढ़े तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू स्टडी, राइट। तो हम कुछ स्पेशल कंडीशन में पढ़ते हैं, हम कुछ स्पेशल कंडीशन में चीजों को पढ़ते हैं, और फिर हम उनसे इंडिविजुअल इंपैक्ट को देखकर फिर लास्ट में जोड़ के सारे इंपैक्ट को स्टडी करने की कोशिश की जा सकती है। तो हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं ना, तो वही चीज यहां पर भी हो रही है बेटा। हम 1 बाय 1 स्टडी कर रहे हैं तो हम कुछ कंडीशंस मानेंगे और उन कंडीशंस के अंदर लिक्विड के फ्लो को देखेंगे और फिर बेटा आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे, ठीक है। हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ठीक है, तो एकदम से चीजों को बंदाट नहीं करेंगे, आराम आराम से चीजों को बंदाट की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। चलो आओ भाई मजा लेते हैं थोड़ा सा। और देखो हमारे पास और क्या हमारे पास कंडीशंस है। पहली बात तो है कि लिक्विड कैसा है, लिक्विड है इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल क्या मतलब हुआ? देखो, कंप्रेस नहीं हो रहा है मतलब उसका डेंसिटी फिक्स्ड है। वैसे अगर देखा जाए तो रियलिटी में भी लिक्विड्स इनकंप्रेसिबल ही होते हैं टू अ वेरी फेयर लिमिट। अगर एक पाइप में से पानी जा रहा है, आपकी छत पर रखी हुई टंकी से पानी आपके पाइप में होता हुआ टैप से बाहर निकल रहा है, तो इस जर्नी में पानी की डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना। लिक्विड्स आर फेयरली इनकंप्रेसिबल, वो कंप्रेस नहीं होते हैं, ठीक है। दे आर फेयरली इनकंप्रेसिबल, ये बात हमें समझनी चाहिए, दैट लिक्विड्स आर फेयरली इनकंप्रेसिबल। सो इट्स अ वेरी 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 जेन्युइन assumption to make, right? Second assumption might not be very genuine, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ एक्सट्रीम, बट वी विल टेक इट टू मेक द सिचुएशन सिंपलर फॉर अस। अपने लिए चीजों को सिंपल करने के लिए हम assumption लेकर चलने वाले। आगे चलकर फिर हम उसका इंपैक्ट भी लेंगे। एंड द assumption इज द लिक्विड इज नॉन विस्कस। नॉन विस्कस, अब नॉन विस्कस लिक्विड्स बेटा ऐसा कोई लिक्विड होता नहीं है। विस्कोसिटी हर लिक्विड में होती है, यहां तक कि जो आपका पानी है, जल है, उसके अंदर भी विस्कोसिटी होती है बेटा,
ठीक है ना। तो विस्कोसिटी जो है ना वो पानी के अंदर जो स्टिकीनेस है उसको कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, हम कह रहे हैं कि एक लेयर और दूसरी लेयर चल रही, एक के ऊपर दूसरी लेयर चल रही है। ठीक है, जब दो लेयर्स चलती हैं, एक के ऊपर दूसरी लेयर चलती है, तो उनके बीच में आता है एक ड्रैग फोर्स, एक फ्रिक्शन आता है बेटा। ठीक है ना, तो उस फ्रिक्शन को, उस ड्रैग फोर्स को हम कह रहे हैं नॉन विस्कोसिटी। ठीक है ना, विस्कस फोर्स कह रहे हैं। ठीक है, तो हम उस विस्कस फोर्स को फिलहाल कर रहे हैं निग्लेक्ट। हम ये मान के चल रहे हैं कि वो विस्कस फोर्स यहां पर नहीं लग रहा है। अगर विस्कस फोर्स को हमने कर दिया यहां पर निग्लेक्ट, हम कह रहे हैं विस्कस फोर्स नहीं लग रहा है, तो स्टडी करना हो जाता है आसान। क्यों? प्रॉब्लम क्या है विस्कस फोर्स के साथ? विस्कस फोर्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पर होता है एनर्जी का लॉस। ठीक है ना, अब एनर्जी का लॉस अगर हमने कर दिया तो इक्वेशन लिखने में हमें आती है दिक्कत। हमें निकालना पड़ेगा एग्जैक्टली कितना लॉस हुआ और उसके हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा, तो हमें बहुत बारीकियों में जाना पड़ेगा। तो फिलहाल उन बारीकियों को हम रखते हैं आगे के लिए और बात करते हैं हम लोग नॉन विस्कस लिक्विड्स की। तो नॉन विस्कस लिक्विड्स में फ्रिक्शन जैसी चीज नहीं है, हीट प्रोड्यूस हो नहीं रही, टर्बुलेंट फ्लो है नहीं, लिक्विड कंप्रेस हो नहीं रहा, एनर्जी हर तरीके से देखा जाए तो बेटा क्या है? कंजर्व्ड है। सो एनर्जी इज गोइंग टू बी कंजर्व्ड। ठीक है ना, और इसी के ऊपर बेस होता है बेटा हमारा बर्नौली इक्वेशन। ठीक है ना, बट बर्नौली को पढ़ने से पहले हमें एक और बात यहां पर समझनी होगी। बर्नौली को पढ़ने से पहले हमें एक और बात यहां पर समझनी होगी जो निकल कर आती है इनकंप्रेसिबिलिटी ऑफ द लिक्विड से। ठीक है ना, तो उसको बेटा हम क्या कहते हैं? तो बेटा उसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। क्या मतलब है इसका बेटा? आइए समझने की करते हैं कोशिश। ठीक है, हम कह रहे हैं कि मान लिया हमारे पास कुछ पाइप है, इस तरीके से है, यह है ट्रंकेटेड पाइप। ट्रंकेटेड का मतलब क्या हुआ? जो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है बेटा? चेंज हो रहा है। यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होता जा रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा यहां पर होता हुआ जा रहा है। ठीक है ना, अच्छा जी, अब क्योंकि यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होता जा रहा है, इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है ना, फिर भी लिक्विड क्या है? कंटिन्यूअसली इसमें से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं बेटा? ये एक पार्ट है पाइप का, तो पाइप बेटा इसके आगे यहां पर भी तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि यहां पर पाइप है नहीं, तो पाइप तो इसके आगे ऐसा रहेगा, पाइप इसके आगे कुछ ऐसा रहेगा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से लिक्विड आ रहा होगा, यहां से लिक्विड जो है इस तरीके से आ रहा होगा और यहां पे लिक्विड इस तरीके से जा रहा होगा और बीच में ये एक हमने ट्रंकेटेड पोर्शन ले लिया। ठीक है, अब देखो बेटा हम क्या कह सकते हैं, यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है, मान लेते हैं कितना है? A1 है। यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है, मान लेते हैं कि A2 है। ठीक है ना, अब देखो इस पाइप के अंदर जो ट्रंकेटेड पोर्शन है, खाली इसको देखो, इसके अंदर जो लिक्विड है ना, इसका वॉल्यूम तो फिक्स है, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द पाइप। पाइप पूरा भरा हुआ है, तो जितना पाइप का वॉल्यूम है ना, वही वॉल्यूम इस लिक्विड का भी है। अब अगर पीछे से इसमें पानी आता है तो आगे से पानी को निकलना पड़ेगा, जितना पानी इसमें पीछे से आएगा उतना ही पानी को आगे से जाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही होगी आपको? बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि भैया अंदर जो पानी की मात्रा है ना वो तो फिक्स है, तो पीछे से अगर पानी आ रहा तो आगे से पानी को जाना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, क्योंकि जगह तो उतनी ही है, कंप्रेस लिक्विड हो नहीं रहा, लिक्विड जो है वो कंप्रेस हो नहीं रहा, जितना पानी आ रहा उतना पानी जा रहा, हर सेकंड जितना पानी आ रहा उतना ही पानी जा रहा। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एग्जिटिंग पर सेकेंड। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। क्या बोलते हैं बेटा इसको बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है ना, वॉल्यूम फ्लो रेट बोलते हैं। ठीक है, क्यू से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है बेटा? ये है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। एंड पाइप के अंदर जब लिक्विड फ्लो करता है तो बेटा उसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है बेटा? थ्रू आउट कांस्टेंट होता है। क्यों क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, हर जगह बेटा सेम होता है, चेंज नहीं होता, यानी कि एक जगह पर अलग, एक जगह पर अलग। क्या मतलब हुआ कि बड़ा क्रॉस सेक्शन है लेकिन यहां पर जो पानी एंटर हो रहा पर सेकंड, छोटे क्रॉस सेक्शन से भी उतना ही पानी को निकलना पड़ेगा पर सेकंड। आई बात समझ में आपको? पानी एंटर हो रहा, पानी बाहर जा रहा, पर सेकंड का फ्लो बराबर होना चाहिए बेटा। ठीक है, आगे बात समझ में आपको? तो अब देखते हैं बेटा dt टाइम में यहां पर कितना पानी एंटर होगा। ठीक है, अच्छा कॉमन सेंस से बताओ,
अगर बड़े क्रॉस सेक्शन से पानी आ रहा है और छोटे क्रॉस सेक्शन से पानी जा रहा है, तो जहां पे क्रॉस सेक्शन छोटा है वहां पे रफ्तार ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए, ताकि बराबर पानी जितना आए उतना ही जाए। ठीक है, बड़े क्रॉस सेक्शन पे अगर स्पीड बड़ी ले लोगे तो बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको छोटे क्रॉस सेक्शन पर स्पीड ज्यादा लेनी पड़ेगी ताकि वो बड़े वाले को क्या कर सके, मैच कर सके। इसे कहते हैं कॉमन सेंस, ठीक है ना बेटा। ओके, तो हम यहां पे क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहां पर अब स्पीड कांस्टेंट नहीं रहने वाली है, वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट रहने वाला है। हम जानना चाहते हैं कि dt टाइम में कितना वॉल्यूम इसमें एंटर किया। देखो बेटा, dt टाइम में यहां से एक वॉल्यूम होगा, एक सिलेंडर होगा जो इस क्रॉस सेक्शन में एंटर करेगा, ठीक है ना। अगर यहां पर पानी की रफ्तार हमने मान ली कि v1 है, ठीक है, तो dt टाइम में v1 dt लेंथ के बराबर, v1 dt लेंथ के बराबर जो सिलेंडर होगा वो इसके अंदर एंटर करेगा। v1 dt लेंथ के बराबर सिलेंडर उसमें एंटर करेगा, ठीक है। और यहां से भी इसको एग्जिट करना पड़ेगा बेटा, तो यहां से भी पानी एग्जिट कर रहा होगा, लेकिन उसकी रफ्तार बेटा अलग हो जाएगी। हम कह रहे हैं कि लेट अस से यहां पे पानी की रफ्तार बेटा कितनी है, v2 है, तो v2 dt लेंथ के बराबर सिलेंडर यहां से एग्जिट करेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये तो बेटा क्या है, केवल लेंथ है। वॉल्यूम क्या होगा, तो उसका एरिया लेना पड़ेगा ना आपको। सो हाउ मच वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकेंड, वॉल्यूम या फिर बोल सकते क्यू एंटर कितना है, क्यू एग्जिट के बराबर, क्यू एग्जिट के बराबर। क्यू क्या होता है, क्यू होता है वॉल्यूम एंटर्ड पर सेकेंड, ठीक है ना, वॉल्यूम एंटर्ड पर सेकेंड। तो अब देखो dt टाइम में कितना वॉल्यूम एंटर किया, तो बेटा एंटर कर रहा है A1 एरिया लेंथ v1 dt, इतना वॉल्यूम एंटर कर रहा dt सेकंड में। एक सेकंड में कितना करेगा बेटा, डिवाइड बाय dt करेंगे, डिवाइड बाय dt करेंगे, ठीक है। अब एग्जिट की बात करते हैं। अब एग्जिट में क्या हो रहा, एग्जिट में देखो कितना वॉल्यूम यहां से एग्जिट कर रहा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हमारे पास बेटा, A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। कितना लेंथ बाहर निकल गया, लेंथ निकल रहा v2 dt निकल रहा, डिवाइड बाय dt, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये dt टाइम में है, तो डिवाइड बाय dt करेंगे तो पर सेकंड हो जाएगा। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कट गया। क्या आ रहा, a1 v1 equals a2 v2। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी वेल नोन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी which says a1 v1 equals to a2 v2। मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा हो रहा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा हो रहा तो स्पीड बढ़ रही होगी। जब आप सुबह सुबह अपने घर में जो पाइप होता है उससे गमलों में पानी देते हो, गमलों में पानी देते हो, ठीक है, तो उस पाइप के आगे अगर आप फिंगर लगाते हो तो पानी की रफ्तार क्या होती है, बढ़ जाती है। पानी की रफ्तार क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा कर दिया, और जैसे ही आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को छोटा करते हो पानी बड़ी तेजी से बाहर निकलता है, ठीक है ना, पानी बहुत ही तेजी से बाहर निकलता है एकदम, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा, स्पीड बड़ी, मतलब एरिया एंड स्पीड इनवर्सली रिलेटेड है। आप कह सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ A इंटू V इज कांस्टेंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ A इंटू V इज नथिंग बट Q। Q क्या है, Q A इंटू V ही है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट इज A इंटू V एंड इट इज कांस्टेंट इन द पाइप। रफ्तार बदलेगी, एरिया बदलेगा, लेकिन द प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू रफ्तार विल बी कांस्टेंट। इस बात को आपको बेटा समझना है बहुत ही बारीकी से, ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। आपके सामने आप पूरा डायग्राम है, पूरा कॉन्सेप्ट है। कमेंट में लिख के बताएं बेटा आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि डायग्राम में मुझे बहुत भोकाल टाइम लग रहा है, ठीक है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, बट स्टिल कमेंट में लिख के बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसके ऊपर बहुत सारी हम एप्लीकेशन भी देखने वाले हैं, आगे चलकर दिखाऊंगा। पहले बात करते हैं बेटा बर्नौलीज इक्वेशन की। तो बर्नौली इक्वेशन कुछ और नहीं बल्कि एनर्जी कंजर्वेशन ही है। इट इज नथिंग बट एनर्जी कंजर्वेशन। और इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं, इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं इसका प्रूफ फॉर द स्कूल्स के सेक, ठीक है ना, और फिर कंपटीशन के लिए हम इसके ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशन करने वाले हैं, बट फटाफट यहां पर हम करते हैं एक छोटी सी डेरिवेशन, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि देखो हमने एक पाइप लिया है, ये पाइप में जा रहा पानी ऐसे, तो पाइप जो है वो देखो उसका हाइट बढ़ रहा है, पाइप का जो है हाइट बढ़ रहा है, मतलब पानी ऊपर जा रहा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो राइज कर रही होगी।
अब देखो इसका यहां पर देखो क्रॉस सेक्शन बड़ा है, यहां पे क्रॉस सेक्शन क्या है बेटा, छोटा है। यहां पे क्रॉस सेक्शन बड़ा है, यहां पे क्रॉस सेक्शन छोटा है। अगर क्रॉस सेक्शन छोटा हो गया तो यहां पे स्पीड चेंज हो रही है, मतलब यहां पे रफ्तार भी चेंज हो रही है। अच्छा इसके बाद देखो यहां पे प्रेशर बेटा P1 है, यहां पे बेटा प्रेशर P2 है। यहां पे प्रेशर क्या है बेटा P1 है, यहां पे प्रेशर क्या है बेटा P2 है। तो पानी को ऊपर ले जा रहा है, पानी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है कौन, प्रेशर वर्क करके। प्रेशर वर्क करके यहां पे पानी की पोटेंशियल एनर्जी और पानी की काइनेटिक एनर्जी को कर रहा इंक्रीज। पानी की पोटेंशियल एनर्जी और पानी की काइनेटिक एनर्जी को कर रहा इंक्रीज। ठीक है ना बेटा, तो यहां धक्का मार रहे और पानी ऊपर चढ़ रहा। ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है बेटा, ये क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय all the forces equals change in the kinetic energy worked by all the forces, right? तो बेटा यहां पर लग रहे हैं दो फोर्सेस, कौन कौन से, एक तो रहेगा प्रेशर डिफरेंस का फोर्स, ठीक है ना, यहां पे प्रेशर कुछ वर्क करेगा, यहां पे प्रेशर का फोर्स कुछ वर्क करेगा, और दूसरा ग्रेविटी कुछ वर्क करने वाली। इवेंचुअली क्या हो रहा है देखो, मैं डीटी टाइम में जो वर्क हो रहा है उसको देख रहा, डीटी टाइम में होने वाला वर्क देख रहा। तो हो क्या रहा है यहां पर देखो, हम ये कह सकते हैं कि जो यहां पर लाइट ग्रीन, जो ये लाइट ग्रीन बना ना, मैं इसको लाल से दिखाता हूं, जो ये वाला पोर्शन है, रेड कलर से मैंने पोर्शन दिखाया, ठीक है ना, ये उठ के यहां आ गया एक तरीके से, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर होगा, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बेटा बराबर होगा, ठीक है ना। जितना वॉल्यूम यहां से एंटर करेगा ना उतना ही वॉल्यूम वहां से एग्जिट करेगा। अभी बता मैंने आपको, जितना वॉल्यूम एंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम एग्जिट करेगा। तो पहली बात, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बेटा बराबर होगा। दूसरी बात, अगर आप इस पाइप को देखो, इस वाले पाइप को देखो, तो कोई कुछ हो ही नहीं रहा इस वाले पाइप को, तो ये तो एज इट इज बैठा है, डिफरेंस इतना आ रहा है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये उठ के वहां पहुंच गया, ये उठ के यहां पहुंच गया, एक तरीके से आप ये कह सकते हो, ठीक है ना। व्हाट यू कैन से इज कि एक तरीके से ये यहां से उठ के बेटा ये पोर्शन वहां पहुंच गया है। अगर ये पोर्शन यहां से उठ के वहां पहुंच गया, ठीक है ना, तो इसके ऊपर एक तो प्रेशर के द्वारा वर्क डन हुआ, ठीक है ना। यहां पर जो इस पर फोर्स लग रहा होगा ना बेटा, वो फोर्स हुआ कितना, वो फोर्स होगा P2 इंटू एरिया A2, ठीक है। यहां जो फोर्स होगा इसके ऊपर कितना होगा बेटा, ये जो फोर्स होगा बेटा ये होगा P1 इंटू A1। तो P1 इंटू A1 P2 इंटू A2, P1 इंटू A1 P2 इंटू A2, ठीक है। बट जो यहां पर चला ये केवल x1 चला, यहां पर ये आगे बढ़ा कितना, x1 आगे बढ़ा, और x1 कितना होगा बेटा, x1 होगा ये v1 dt होगा, ठीक है ना, v1 dt होगा। और यहां पे चला ये x2 कितना बेटा, v2 dt है। तो dt समय में कितना चला, वो v2 dt चला, क्योंकि यहां पे रफ्तार कितनी, v2 रफ्तार है, तो कितना देर से चलेगा वो dt टाइम में, वो चलेगा बेटा v2 इंटू dt चलेगा, ठीक है। अच्छा यहां पे कितना वर्क डन हुआ प्रेशर के कारण, देखो तो हम कहेंगे वर्क डन बाय प्रेशर विल बी हियर, इट विल बी P1 A1 इंटू V1 dt, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। फोर्स कितना P1 A1, डिस्प्लेसमेंट कितना V1 dt, कितना हो गया ये वर्क डन हो गया, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा उसी डायरेक्शन में आगे जा रहा, ठीक है। बट यहां पर क्या है, जब पानी एग्जिट करेगा तो बाहर जो यहां पे पानी बैठे ना उसको रोकेगा, फोर्स आगे उसको रोकेगा, ठीक है। तो यहां पर जो इसको रोकने के लिए वर्क डन हो रहा है वो कितना हो रहा है, प्रेशर कितना है P2 A2, तो नेगेटिव वर्क डन होगा यहां पर P2 A2, ठीक है। और कितना आगे चला वो चला V2 dt। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये क्या आ गया बेटा, क्या आ रहा है हमारे पास यहां पे, ठीक है बेटा, ये आ रहा है हमारे पास वर्क डन, ठीक है, प्रेशर का यहां पर भी वहां पर भी, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेविटी के वर्क डन की, ठीक है। तो बेटा इस लिक्विड की हाइट थी h1, इसकी हाइट हो गई h2, मतलब जो ये मास है ना वो यहां से उठ के वहां पहुंच गया, जो ये मास है ना वो यहां से उठ के वहां पहुंच गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ग्रेविटी का वर्क डन क्या होगा। अब देखो मास ऊपर जा रहा, फोर्स नीचे लग रहा, कोई ग्रेविटी नीचे लगेगा ना, नीचे लगेगा फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा, कितना लग रहा है देखो, तो हम कह रहे भैया इसका मास कितना है, m मान लेते हैं इंटू g, और कितना ऊपर गया बेटा ये h2 माइनस h1 गया, समझ गए, ठीक है ना। m मास हो गया, g
ग्रेविटी हो गई, और H2 माइनस H1 ये ऊपर गया, H2 माइनस H1 ये ऊपर गया। तो नेगेटिव वर्क डन होगा कि पॉजिटिव होगा? बेटा नेगेटिव वर्क डन होगा, क्योंकि फोर्स नीचे है गया ऊपर है। अब बताओ m कितना होगा? m कितना होगा? तो m होगा, मास होगा बेटा कितना? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ये वाली लें कि वो वाली लें? सर एक ही बात है, जो मर्जी ले लो, ठीक है। तो अगर मैंने ये वाली वॉल्यूम पकड़ ली, कितनी आएगी बेटा वाली वॉल्यूम? देखो कितनी आएगी वाली वॉल्यूम, बताओ व्हाट विल बी दिस वॉल्यूम? तो ये वॉल्यूम हमारे पास होगी बेटा एरिया इनटू डिस्टेंस लेंथ। तो एरिया कितना था? A1 V1 dt। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास हो गया इंटू G इंटू H2 माइनस H1 हो गया, ठीक है। तो लिखते हैं ये वाला वर्क डन यहां पे, ये वाला वर्क हम यहां पे लिख लेते हैं। तो हम करेंगे प्लस, इनफैक्ट माइनस, नेगेटिव वर्क डन है, माइनस डेंसिटी इंटू A1 V1 dt इंटू G इंटू H2 माइनस H1, ठीक है बेटा। ये क्या था? ये प्रेशर डिफरेंस का वर्क था बेटा। ये क्या है? ये ग्रेविटी का वर्क है, ये ग्रेविटी का वर्क है। सो सारा वर्क डन मिला दिया तो किसके बराबर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो टेल मी व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी? तो आई विल से द फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 square minus v1 square. Now what is m here? What is m here? So we'll say m is density into volume. वॉल्यूम हम ये ले लेते हैं A1 V1 dt, ठीक है ना। तो हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है बेटा। इतना आ गया हमारे पास। अब देखो बेटा, अब देखो यहां पर मुझे क्या दिख रहा? A1 V1 दिख रहा, यहां पर A2 V2 दिख रहा, बराबर होते हैं दोनों। यहां पर A1 V1 दिख रहा और यहां पर A1 V1 दिख रहा, सब कट गए। dt भी कट रहा है, 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 ठीक है ना। तो क्या बच रहा है? अल्टीमेट इक्वेशन क्या बच रही है? देखो ध्यान देना, P1 माइनस P2 माइनस रो GH2 प्लस रो GH1 हाफ रो V2 स्क्वायर हाफ रो V1 स्क्वायर। अगर मैं V1 वाली टर्म एक तरफ और V2 वाली टर्म एक तरफ ले जाऊं तो मुझे क्या मिलने वाला है, ठीक है ना। अच्छे से देख लो बेटा, इसको पॉज करके नोट कर लो, खुद से निकालो क्या मिलने वाला है। मैं आपको अगले पन्ने पे लिख कर दिखा रहा हूं क्या मिल रहा। तो अगले पन्ने पे लिख रहा मुझे मिलेगा P1 प्लस H1 रो G प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस H2 रो G प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। बेटा ये है आपका बर्नौली इक्वेशन, ये है बेटा आपका बर्नौली इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया। इसको आप कह सकते हो कि पूरे के पूरे पाइप के अंदर तीन चीजों का सम कांस्टेंट है। क्या क्या? एक है P, एक है H रो G और एक है हाफ रो V स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो ये क्या चीज है? क्या ये काइनेटिक एनर्जी है? नहीं। क्यों? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। बेटा ये हाफ रो v स्क्वायर है। तो कैन आई से कि ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या मैं बोल सकता हूं? बिल्कुल, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा बेटा? डेंसिटी हो जाएगा। तो ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसको देखो, ये क्या है बेटा? क्या ये पोटेंशियल एनर्जी है? नहीं। ये क्या है? ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके सर, समझ में आ गया। अब ये क्या है? क्या ये प्रेशर है? वैसे तो ये प्रेशर ही है, ठीक है ना। लेकिन क्या मैं इसको एनर्जी अपॉन वॉल्यूम करके लिख सकता हूं? ऑब्वियस सी बात है, डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो आई कैन ऑल्सो कॉल दिस एज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था बेटा कि एक तरीके का एनर्जी कंजर्वेशन ही है। स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा, विस्कोसिटी है नहीं, हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही कहीं से भी, ठीक है ना। आवाज आ नहीं रही हमें कोई भी, पाइप में से पानी बह रहा है, कोई भी साउंड या हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी सर, समझ गए। तो P को मैंने कहा कि P को अब आप विजुअलाइज करेंगे कैसे? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से। डायमेंशनली प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज प्रेशर, ठीक है बच्चा। समझ गए बात आप लोग? क्लियर हो गया आपको? अब यहां तक समझ में आया? तो अब यहां पर देखेंगे हम, यहां पर एक बात देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहां से देखना इसको, अगर मैं इसको रो जी से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? इफ आई डिवाइड बाय रो जी, आई विल गेट P बाय रो जी, आई विल गेट H एंड आई विल गेट V स्क्वायर बाय 2G।
इक्वल्स टू कांस्टेंट। नाउ दीज विल बी इन मीटर्स नाउ, क्योंकि एच तो मीटर में है ना, तो P by rho g विल बी इन मीटर, एच तो मीटर में है ही, v square by 2g विल ऑल्सो बी इन मीटर, ठीक है ना। नाउ वी कॉल दिस एज द हेड्स, क्या बोलते हैं इनको, हेड्स। क्या मतलब इसका, ये कहलाएगा बेटा प्रेशर हेड, प्रेशर हेड, प्रेशर हेड विल बी मेजर्ड इन मीटर, ठीक है ना। H इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल हेड, पोटेंशियल हेड। बेटा एक ही चीज को देखने के दो तरीके हैं बस, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, कोई अंतर नहीं है, इस बार रोजी से डिवाइड कर दिया हमने, मीटर में लिख रहे हैं, ठीक है ना, मीटर में लिख रहे हैं सब चीजों को, बस इतना फर्क आ रहा। ये क्या है बेटा, ये है काइनेटिक एनर्जी हेड, ये है काइनेटिक एनर्जी हेड, तो 3 हेड हो गए, उनका सम क्या है बेटा, कांस्टेंट हो गया, उनका सम क्या होगा बेटा, कांस्टेंट हो गया, और चेंज नहीं होगा, किसी भी पॉइंट पर देख लो चेंज नहीं होगा, अगर एक बढ़ेगा दूसरा गिरेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला गिरेगा, सिंपल सी बात। 3 है इनफैक्ट यहां पर, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, 3 हेड्स आपके पास हैं, 3 चीजें आपके पास हैं, और इन तीनों चीजों को मिलाकर हमें नेट यहां पर लिखना होगा बेटा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, समझ गए। चलो बेटा अब करते हैं कुछ इसकी एप्लीकेशंस, अब हम इसके कुछ बेटा एप्लीकेशंस देखने वाले हैं, ध्यान से देखना बेटा, इसको बड़े ध्यान से देखना। अब जो हम एप्लीकेशन करने वाले हैं, कुछ चीजें हो सकता है कि ऐसी आपके सामने ऐप हो गए, सर ये तो क्या कह दिया आपने, ठीक है, तो देखना बेटा, आ जाओ। वही हमारा ट्रंकेड पाइप, ठीक है ना, वही हमने अपना ट्रंकेड पाइप उठा लिया, ठीक है, और इसमें पानी को बहा दिया, हम कह रहे हैं देखो इसमें पानी बह रहा है, ऐसे कैसे गया, ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया, पानी बह रहा है इसमें से। अब मैं आपसे जानना चाह रहा कि मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ये रहा ए, एक पॉइंट ये रहा ए, दूसरा पॉइंट ये रहा बी, 2 पॉइंट मेरे पास ए एंड बी, ठीक है ना, हमने 2 पॉइंट्स को ले लिया, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। अब मैं आपसे जानना चाह रहा कि बताओ वेलोसिटी एट पॉइंट ए एंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी कहां पर ज्यादा कहां पर कम, कमेंट करें बेटा, पॉज करें, फटाफट कमेंट करें कि कहां पर ज्यादा आएगा, ए पर ज्यादा आएगा कि बी पर ज्यादा आएगा, स्पीड कहां पर ज्यादा है, ए पर ज्यादा है कि बी पर ज्यादा है, फटाफट बता दीजिए। तो बेटा ये सिंपल हो गया, फटाफट निकाल लेंगे, ठीक है ना। कैसे निकलेगा ये, देखो हम कहेंगे कि यहां पर जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा कम है, वहां पर रफ्तार ज्यादा होगी एंड वीबी विल बी ग्रेटर देन वीए होगा। जहां पर रफ्तार कम है वहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा, मतलब ए पर रफ्तार कम आएगी, एरिया बड़ा आएगा, सिंपल सी बात है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आपने तुरंत जवाब दे दिया। बट मेरा अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने ये आ रहा है कि प्रेशर कहां पर ज्यादा कहां पर कम है। ओहो, प्रेशर कहां पे ज्यादा कहां पे कम है, तो बच्चा गलती क्या करता है, देखो बच्चा को लगता है, पहले तो आप बेटा पॉज करके इसका आंसर देंगे। मुझे लगता है कि 70% बच्चा सही आंसर देगा, 30% बच्चा गलती करेगा, उनके लिए मैं अगली बार बोलने वाला हूं। आपको बताना है कि प्रेशर कहां पे ज्यादा कहां पर कम है बच्चा, ठीक है ना। अब देखो मैं ये कह रहा था कि बच्चे मैक्सिमम टाइम पे गलती कहां करते हैं, आमतौर पे हम सब गलती करते हैं उसमें, जिसे हम कहते हैं लेमैन लैंग्वेज। लेमैन लैंग्वेज में हम लोग गलती करते हैं, हम लोग प्रेशर को स्पीड से इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, ठीक ना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि आप गमलों में पानी दे रहे हो, आपके हाथ में क्या है बेटा, एक पाइप है, उसके आगे आपने क्या फिंगर रखा, उससे पानी बाहर निकल रहा और पानी की रफ्तार बढ़ गई, पानी तेज आ रहा, तो कहा यह जाता है पानी ना बहुत प्रेशर से आ रहा है, ठीक है ना। इसे कहते हैं लेमैन लैंग्वेज। लेमैन लैंग्वेज क्या कर रहा है, उसको क्या बोल रहा है, बहुत प्रेशर से पानी आ रहा है, पर वास्तव में प्रेशर से पानी नहीं आ रहा है, पानी बहुत रफ्तार से आ रहा है। तो प्रॉब्लम ये होती है, हम ये समझ बैठते हैं कि रफ्तार इज इक्वल टू प्रेशर, रफ्तार इज इक्वल टू प्रेशर, बट ऐसा है नहीं बच्चा, यही तो गोलमाल है, यही तो है बेटा फिजिक्स की माया, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि जहां पे रफ्तार ज्यादा हो वहां पर प्रेशर ज्यादा ही हो। इनफैक्ट इस केस में आपको उल्टा मिलेगा। सस्पेंस खत्म करते हुए बता रहा हूं कि क्योंकि बी पर रफ्तार ज्यादा थी तो वहां पे प्रेशर आपको कम मिलने वाला है। अब आपको अगर ये कैसे हो गया बताते हैं। तो उससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि प्रेशर बी पर कम क्यों, ए पर ज्यादा क्यों, मुझे बताओ ए और बी में से हाइट किसकी ज्यादा है।
पॉइंट ए और पॉइंट बी में से हाइट किसकी ज्यादा है बेटा? कौन ज्यादा हाइट पर है? कमेंट करके बताना बेटा। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मुझे पता है कि 95% बच्चा सही आंसर देगा, लेकिन 5% बच्चा फिर भी इसका आंसर गलत देगा, इस बात का भी मुझे यकीन है। तो उन 5% बच्चों को पहले समझाना पड़ेगा, वरना वो बच्चे हाहाकार मचा देंगे, हमें समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। तो पहले उनको भी समझाना जरूरी है बच्चा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भैया मुझे बताओ कि हाइट किसकी ज्यादा है, HA एंड HB में से कौन बड़ा कौन छोटा? पॉज करें और कमेंट कर दें बेटा कौन बड़ा और कौन छोटा, ठीक है ना। तो हमने कहा कि देखो A एंड B की हाइट बेटा बराबर है, ये HA है और ये HB है, दोनों बेटा कहां पर है? सेम हाइट पर है, ये सेंटर लाइन है उनकी, सेम हाइट पर है, ये सेम हाइट है बेटा, ये बराबर है HA एंड HB, अलग अलग नहीं है बेटा, ठीक है ना, बराबर है HA एंड HB, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने पॉज करके अपने आंसर को जरूर भरा होगा, कमेंट में लिखा होगा। तो हम बढ़ते हैं आगे और करते हैं आगे की चर्चा, और करते हैं बेटा आगे की चर्चा। चलो चर्चा मय हो जाए, ठीक है। ये क्यों हुआ? तो बेटा ये निकालने के लिए ना केवल स्पीड से बात नहीं बनती, केवल स्पीड से बात नहीं बनती। देखो हमें लगाना होता है बर्नौली। हम कह रहे हैं प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियसली पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा, पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो लो पर यूनिट वॉल्यूम लिख देता हूं यहां पे, लो भाई ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है बेटा, ये जो है हमारा ये बराबर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा कि अगर हाइट सेम है तो क्या यू भी सेम होगा? यस सर, ये भी कांस्टेंट हो गया, मतलब ए एंड बी पर दोनों पर यू वर्सेस यू जो है वो सेम आ गया। अच्छा जी सर सेम तो आ गया, अब बताओ क्या करें? अब देखो ये करेंगे, अगर यहां पर ये बेटा कांस्टेंट आ रहा, अगर यहां पर बेटा हमारे पास ये कांस्टेंट आ रहा, तो हम कह सकते हैं प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी तो कांस्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखो जहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर एनर्जी को कम होना पड़ेगा। आएगा समझ में? जहां प्रेशर एनर्जी ज्यादा हो जाएगी ना वहां पे काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और जहां पर आपकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी वहां पे प्रेशर एनर्जी या फिर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, समझे? तो अगर हम सेम हाइट की बात कर रहे, अगर हम लगभग सेम हाइट की बात कर रहे तो स्पीड बढ़ाने पर प्रेशर गिरता है। अगर हम सेम हाइट की बात कर रहे तो स्पीड बढ़ाने पर प्रेशर गिर जाता है। आई समझे? स्पीड बढ़ाई प्रेशर गिर गया, स्पीड बढ़ाई प्रेशर गिर गया। बहुत अनोखी बात कि भाई मजा आ रहा है। उल्टा हो गया, कॉमन एक्सपीरियंस से उल्टा हो गया। कॉमन क्या बोल रहे हैं? स्पीड बढ़ रही मतलब प्रेशर बढ़ रहा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उल्टा हो रहा है सर, स्पीड बढ़ रही प्रेशर गिर रहा है, स्पीड बढ़ रही प्रेशर गिर रहा है। चमत्कार चमत्कार। आया मजा आपको? नहीं आया तो अभी मजा आने वाला है। हम इसकी करते हैं एप्लीकेशंस, देखते हैं इसको और कहां कहां हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलो कुछ एप्लीकेशन में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो सिंपल एप्लीकेशन से हम करते हैं स्टार्ट। तो देखा कई बार क्या होता है ना, जो पुराने टाइप के घर थे, अब तो खैर आपके सीमेंटेड घर है तो उनकी छतें उड़ नहीं सकती, ठीक है ना, लेकिन जब पुराने टाइप के घर हुआ करते थे वहां पे छतें ना टीन से बनाई जाती थी, टीन से, ठीक है ना। तो ऐसी टीन लगा देते, लोहे की ऐसे टीन लगा देते बस वो, ठीक है ना। और जब आंधी तूफान आते थे ना तो वो टीनी होती थी ना, उड़ जाती थी हवा में, ऐसे उड़ गई हवा में, टीन की तरफ उड़ गई। तो ऐसा क्यों उड़ रही है हवा में? तो इसलिए उड़ रही है बिकॉज जब यहां से बहुत तेज रफ्तार में जब यहां से हवा आ रही, इस तरीके से बहुत तेज रफ्तार में हवा आ रही, ठीक है ना, तो बेटा यहां पर क्या है? स्पीड बहुत ज्यादा है, v बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है ना बेटा वो लो हो जाता है। लेकिन अंदर क्या है? अंदर प्रेशर क्या है? वो हाई है। क्यों? क्योंकि वहां तो अंदर तो हवा चल नहीं रही। जैसे ही आपकी आंधी तूफान आते हैं आप क्या करते हो? चला जाएगा, आप खिड़की दरवाजे बंद कर लिया आपने, ठीक है ना। अब सारी खिड़की दरवाजे बंद है तो अंदर क्या है बेटा? हाई प्रेशर। अंदर क्या बेटा? हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है। स्पीड क्या है बेटा? लो है, हवा चल नहीं रही है, ठीक है ना। तो ऊपर स्पीड बढ़ गई, प्रेशर लो हो गया, प्रेशर लो हुआ, ऊपर प्रेशर कम नीचे प्रेशर ज्यादा, तो बेटा बाहर की हवा उड़ा के लेके नहीं जा रही है टीन को, अंदर के जो प्रेशर है ना बेटा वो उसको बाहर की तरफ धकेल रहा है। बचने के लिए करना पड़ेगा आपको,
क्रॉस वेंटिलेशन देनी पड़ेगी आपको यहां और पीछे हवा के लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे, पूरी आंधी आपके घर से निकल के जा रही होगी तो शायद आपका घर बच जाएगा, ठीक है। बट अब आपको टेंशन वाली बात नहीं है। अब तो क्या मोस्टली जो बच्चे हैं उनके घरों की जो छतें हैं वो सिक्योर्ड है, सीमेंटेड है, ठीक है ना। बट जहां पर ये टीन का मामला है वहां पर दिक्कत हो सकती है बेटा, वहां पर दिक्कत हो सकती है बेटा, ठीक है। तो बचना पड़ेगा वहां पर उन बच्चों को जिनके घरों में टीन की छतें लगी हुई हैं, ठीक है। बट खैर एनीवेज आपको समझ में आया कि आंधी तूफानों के अंदर ये छतों पे से टीन जो है वो उड़ क्यों जाती है, ठीक है। ओके जी, और देखते हैं बेटा, और देखते हैं बेटा ये क्या है, ये एक परफ्यूम बॉटल है, ये एक परफ्यूम बॉटल है, ठीक है। परफ्यूम बॉटल है। यहां क्या हो रहा, यहां पर आपके पास एक बल्ब है, रबर का बना होता है, इसको दबाते हैं पुचुक पुचुक दबाते हैं, इसको पुचुक पुचुक करते हैं इसको, और जैसे हम इसको पुचुक करके दबाते हैं यहां से बॉटल में से परफ्यूम निकलकर हवा में जाता है, बॉटल में से परफ्यूम निकल के हवा में जाता है। तो हो क्या रहा, परफ्यूम क्यों निकल रहा, परफ्यूम क्यों निकल रहा है, देखो होता क्या है, देखो यहां जो प्रेशर है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ये देखो ये यहां बेटा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, ठीक। अच्छा जी सर समझ गए। अब क्या सर, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या होता है, जैसे आप दबाते हो ना इसको, दबाते हो उसको, तो यहां से एयर बाहर निकलने की करती है कोशिश, ठीक है। यहां पर स्पीड होती है कम और प्रेशर होता है हाई। आप तो ऐसे दबा रहे हो ना, हल्का सा दबा रहे हो, ऐसे पुचुक कर रहे हो, उसको ऐसे पुचुक कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपने हवा यहां से प्रेस करी ना, वो इस जब नोजल से होकर गुजरती है, वो जब इस नोजल से होकर गुजरती है ना, तब क्या होता है, तो जैसे ही वो इस नोजल से गुजरती है, तो नोजल तो पतली सी है, तो बेटा इसका एरिया बहुत छोटा, तो बेटा यहां से ना बड़ी रफ्तार हो जाती है इसकी ना, वी बहुत हाई हो जाता है, वी बहुत हाई हो जाता है। और जैसे ही वी हाई हुआ ना, प्रेशर क्या थोड़ा लो हो जाता है, क्योंकि सेम हाइट की बात कर रहे हैं। तो बेटा यहां पर जो ये हमने एक ट्यूब डाल रखी है ना, यहां पे एक ट्यूब डाल रखी है, ठीक है। इस कंटेनर के ऊपर ना यहां पर हमने ट्यूब डाल रखी है, इसके ऊपर क्या टॉप पे क्या हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, लो हो रहा है। यहां पे प्रेशर क्या हो रहा है, लो हो रहा है, यहां पे प्रेशर क्या हाई है, ठीक है ना। तो जो इसके अंदर की एयर होती है वो उसको दबा रही है, ऐसे दबा रही है उसको, ठीक है। यहां पे प्रेशर हो गया लो, तो ये जो एयर है ना वो इस लिक्विड को पुश कर देती है बाहर की तरफ, इस पाइप में पुश कर देती है, क्योंकि बाहर क्या हो रहा है, प्रेशर लो हो रहा है, ठीक है। तो वो ऐसे पुश करती है और यहां से लिक्विड से ऊपर भागता है, और जो लिक्विड ऊपर भाग रहा है तो वो इस एयर के साथ फ्यूम्स में मिक्स होकर आगे निकल जाता है, ठीक है ना, एयर में मिक्स होकर आगे निकल जाता है बेटा। तो ये है आपका परफ्यूम बॉटल, परफ्यूम कैसे बाहर निकल रहा है, आ रहे बेटा बात समझ में, आ जाओ। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस आपका बेटा कार्बोरेटर होता है, इंजन जो फ्यूल फेंकता है, ठीक है ना, इंजन में जो फ्यूल फेंकता है ना बेटा वो कार्बोरेटर होता है। अब इंजन को जो चाहिए ना, उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए एयर के साथ साथ फ्यूल भी आए, खाली एयर जाएगी तो इंजन चलेगा नहीं। अब पेट्रोल दे कैसे उसको, तो पेट्रोल बेटा कुछ इस तरीके से काम होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं पेट्रोल देने के लिए, वो इस तरीके से यहां पर ना इस तरीके से यहां पर क्या करते हैं, देखो सिस्टम बनाते हैं अपना इस तरीके से, ये देखो यहां पर एरिया कर देते हैं कम, ऐसे ना बीच से तो पतला कर देते हैं इसको, बीच से पतला कर देते हैं इसको, ऐसे ना पतला कर दिया, और ये हमने एक टैंक के साथ डाल दिया, ठीक ना। अगर यहां पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहता ना, तो इस आर्म में भी लिक्विड ना यहीं पे रहता, बस पेट्रोल यहां तक रहता, पेट्रोल ऊपर आता ही नहीं। पेट्रोल ऊपर तब आएगा जब यहां पे प्रेशर क्या होगा, घटेगा। अगर यहां प्रेशर हमने घटा दिया तरीके से, इफ वी डिक्रीज द प्रेशर हियर, व्हाट विल हैपन, इट विल लिक्विड विल कम अप, क्योंकि लो प्रेशर रीजन उसको अपनी तरफ खींच लेगा या हायर प्रेशर रीजन उसको धकेल देगा। तो वी हैव टू डिक्रीज द प्रेशर हियर, हमें यहां पे प्रेशर को डिक्रीज करना होगा। कैसे करेंगे डिक्रीज, हमने एरिया कर दिया पतला, यहां पर एरिया था, यहां पर एरिया पतला हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर एयर फ्लो कराई जाएगी, यहां पर बेटा बाहर से एयर लेकर उसको फ्लो कराया जाएगा। अब यहां पर बेटा प्रेशर है P0, एयर आ रही अपने बिंदास तरीके से एयर आ रही है यहां पर, ठीक है ना। पर जैसे ही वो इस रीजन में पहुंचेगी, एरिया छोटा मिलेगा उसको, उसकी रफ्तार क्या होगी, वी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब जैसे ही यहां पे प्रेशर डिक्रीज करेगा ना, वो इस पेट्रोल को ऊपर खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है ना, और यहां से पेट्रोल सक होना शुरू हो जाएगा और पेट्रोल यहां पर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, पेट्रोल यहां पर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा और वो एयर के साथ मिक्स होकर इंजन में चला जाएगा, ठीक है ना। और वो इंजन को मिलेगा एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर जो है वो इंजन को मिलेगा और इंजन में धुआंधार तरीके से जो है
वो अपना प्रोसेस चालू हो जाएगा, थर्मोडायनामिक्स लगना चालू हो जाएगा उसके अंदर, और आप भड़ करते हुए निकल जाओगे। ठीक है ना? ओके ओके, तो बेटा ये है आपका कार्बोरेटर, जो भी बेटा इसी प्रिंसिपल पर बेस होता है। ठीक है, और देखते हैं हमने क्या छोड़ दिया। चलो यहां पर आते हैं। देखो बेटा ये है आपके पास बॉल, लेदर बॉल। क्रिकेट तो आई थिंक आप सबके रगों में बसा होगा, सबने जरूर खेला होगा, खास तौर से लड़कों ने। ठीक है ना? कुछ तो लड़कियां भी बहुत अच्छे छक्के मार लेती हैं। ठीक है ना? ओके, तो खैर हमारे पास क्या है, हमारे पास ये क्रिकेट की बॉल है, और क्रिकेट की बॉल अगर आप ध्यान से देखें तो एक तरफ से बड़ा शाइनी होती है और एक तरफ से बड़ा क्या है, रफ होती है। आपने देखा होगा बेटा क्रिकेट प्लेयर्स क्या करते हैं, फील्डर्स हो बॉलर्स हो जो मर्जी हो, क्या करते हैं, उस पर थूल लगाते रहेंगे और उसको रगड़ते रहेंगे बॉल को, घिसते रहेंगे अपने शरीर की हालत से घिसते रहेंगे। क्यों घिस रहे हैं वो? क्या उनको खुजली हो रही है तो घिस रहे हैं वो? ठीक है, या दे आर वेरी वेरी हाइजीन कॉन्शियस, बॉल गंदी नहीं होनी चाहिए, अपना टॉवल निकालेंगे, टॉवल से घिसते रहेंगे, साफ करते रहेंगे, पैंट से साफ करते रहेंगे कि भैया बॉल गंदी नहीं होनी चाहिए, वी आर वेरी हाइजीन कॉन्शियस, बॉल शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। क्या इसलिए वो इसको घिसते हैं बॉल को? नहीं बेटा, सारे के सारे क्रिकेट प्लेयर्स जो होते हैं बॉल को हमेशा एक तरफ से ही शाइन करते हैं, एंड दे लेट वन सरफेस ऑफ द बॉल गेट रफ। एक तरफ से बॉल होने जाती है रफ और एक तरफ से रहती हो शाइनी। ठीक है ना? तो अब बॉल को अगर आपको कराना है स्विंग, बॉल को अगर आपको कराना है बेटा क्या, स्विंग कराना है, तो बेटा आप बॉल को फेंकते हो विद द सीम अपराइट, ऐसे फेंकते हो बॉल को, खटैक। ठीक है ना? बहुत तेजी से आपको बॉल को फेंकना होता है, इस तरीके से सीधा सीधा, टेढ़ा नहीं करना है, घुमा के नहीं फेंकना है। हाँ, व्हाट यू कैन डू, आप उसको स्लाइडली टिल्ट कर सकते हो, आपको और स्लाइडली टिल्ट कर सकते हो, बट वो एक अलग कहानी हो गई, फिलहाल मैं वहां पर नहीं जा रहा। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कि अगर हमने बॉल को एकदम सीधा फेंक दिया ऐसे खटैक, बिल्कुल सीधा, और बहुत तेजी से फेंक दिया ऐसे सीधा, तो क्या होगा? तो बेटा जब बॉल इस तरह से जा रही है, ऐसे जा रही है बॉल अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है ना, बॉल अंदर की तरफ जा रही है ऐसे, ठीक है, तो एक तरफ उसका हमेशा शाइनी बना हुआ है और एक तरफ हमेशा उसका रफ बना हुआ है, खुरदरा बना हुआ है। ठीक है, तो शाइनी साइड होती है ना, वहां पर एयर बहुत तेजी से निकलती है, और जो रफ साइड होती है वहां पर एयर बेटा टकरा के क्या होती है बेटा, टर्बुलेंट टाइप की हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है ना? और वहां पर जो एयर होती है वो ड्रैग करती है, स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है ना? फ्रिक्शन है, एक स्लो डाउन टाइप की चीज वहां पर होती है। तो यहां पे क्या होता है, स्पीड क्या होती है, हाई होती है, स्पीड इज हाई, स्पीड इज लो। ठीक है ना? तो प्रेशर इज लो हेयर बट प्रेशर इज हाई हेयर। ठीक है ना? यहां पे क्या होता है, हाई हो जाता है। अब बिकॉज यहां पे प्रेशर हाई हो रहा है, यहां पे प्रेशर क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, इसीलिए यहां पर क्या है, यहां पर क्या है बेटा, यहां पे बेटा फोर्स लगता है ऐसे। ठीक है, जो यहां पर लगने वाले फोर्स से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि यहां पे प्रेशर छोटा है, वहां प्रेशर बड़ा है, यहां प्रेशर छोटा, वहां प्रेशर बड़ा, तो यहां जो फोर्स लगेगा ना, वो बॉल को शाइनियर साइड की तरफ ले जाएगा, बॉल को बड़ा शाइनियर साइड की तरफ ले जाएगा। सो बॉल हवा के अंदर ही बड़ा घूम जाएगी एंड इट इज गोइंग टू रोटेट टुवर्ड्स द शाइनियर साइड, इट इज गोइंग टू रोटेट टुवर्ड्स द शाइनियर साइड। ठीक है, तो अभी आप कहोगे सर ये तो समझ में आ रही है बात आपकी, ठीक है, कि बॉल जो है वो शाइनियर साइड की तरफ घूम रही है, लेकिन सर जब स्टार्टिंग में बॉल नहीं होती है तब भी वो स्विंग करती है। ठीक है ना? इसको आई थिंक रिवर्स स्विंग बोलते हैं। स्टार्टिंग में जब बॉल स्विंग करते हैं, बॉल नहीं होती तो उसको हम स्विंग कहते हैं। पुरानी होने के बाद बॉल करती है रिवर्स स्विंग, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, अब स्विंग क्यों हो रही है, उसमें हम उसको सीम थोड़ा तिरछा करके फेंकते हैं, और सीम की वजह से जो हमें ड्रैग मिलता है उसकी वजह से वो स्विंग करती है। बट उसमें भी कंडीशन क्या होती है, आपको बॉल को घुमा कर नहीं फेंकना। व्हेनेवर यू रोटेट द बॉल एंड थ्रो, द बॉल विल स्पिन, नॉट स्विंग। स्विंग इज कि हवा में बॉल टर्न ले जाए, स्पिन इज कि जमीन पे टप्पा खाकर टर्न ले। ठीक है ना? तो यहां पर बॉल क्या है, हमेशा शाइनियर साइड की तरफ जो है वो स्विंग करेगी। अगर आप इस तरह की बिल्कुल स्विंग को सीधा करके फेंकोगे तो इट इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द शाइनियर साइड। ठीक है, सो बैट्समैन को देखना पड़ता है कि कौन सी साइड जो है शाइनियर साइड है, और उसके हिसाब से अपने शॉट को एडजस्ट करके शॉट खेलनी पड़ती है। इट इज वेरी वेरी टफ बिकॉज द रिएक्शन टाइम फॉर द बैट्समैन इज वेरी 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 लेस। ठीक है बच्चों, समझ गए बेटा आप बात इस चीज को? तो बहुत सारी एप्लीकेशंस है बेटा हमारे पास, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं बर्नौली की, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन। जैसे एक और बात मैं बताता हूं, जो हार्ट अटैक होता है उसमें भी कहीं ना कहीं बर्नौली का यूज हो जाता है। कैसे? हार्ट अटैक में क्या होता है बेटा, मान लिया आपके यहाँ पर एक वेन जा रही है इस तरीके से, ठीक है, वेन जा रही है, ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर ना एक प्लेक जमा हो जाता है, प्लेक इस तरीके से प्लेक जमाना शुरू हो जाता है।
ठीक है, जो आप उल्टा पुल्टा खाते हो, बर्गर खाते हो, पिज्जा खाते हो, ठीक है ना, पार्टी करते हो, मजे करते हो, ठीक है ना, उसके से क्या होता है, यहां पर बेटा ऐसे प्लेग जमा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब प्लेग जमा होने से क्या हो रहा है बेटा, यहां पर जो इस का जो क्रॉस सेक्शन है ना वो कम हो गया, जो क्रॉस सेक्शन क्या हो कम हो गया। अब यहां से आ रहा ब्लड, यहां से बेटा आ रहा ब्लड, इस तरह से ब्लड आ रहा। ठीक है, अब देखो यहां तो भैया एरिया बड़ा है, यहां एरिया छोटा है, बिकॉज ऑफ द प्लेग एरिया छोटा हो चुका है। तो बेटा यहां पर जो रफ्तार होगी ना ब्लड की रफ्तार होगी वो बढ़ जाएगी। ब्लड की रफ्तार क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी, हाई रफ्तार। अच्छा, ब्लड की रफ्तार बढ़ गई तो यहां पे जो प्रेशर होगा वो घट जाएगा, प्रेशर कम हो गया। अच्छा जी, तो जब इस पतले से एरिया में से खून तेजी से निकलेगा तो वहां पे प्रेशर डिप हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बाहर का प्रेशर है वो इसको कोलैप्स करने की कोशिश करेगा, इसको और बंद करने की कोशिश करेगा, उसको और छोटा करने की कोशिश करेगा, और जितना वो उसको दबाएगा और जितना वो और ज्यादा छोटी होगी उतना ही रफ्तार बढ़ेगी, उतना ही प्रेशर घटेगा, वो और छोटी हो जाएगी और अल्टीमेटली क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगी। ये दोनों क्या होगा, बंद हो जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगी। फिर हार्ट जोर लगाएगा कि भैया खुल, तो पूरा ये ब्लड का फ्लो बंद कर दिया वेन में से, ठीक है ना, तो खुल, वो उस पर और फोर्स आएगा हार्ट, और जब हार्ट और जोर लगाएगा तो क्या होगा, वो खुलेगा, लिक्विड चलेगा, मतलब खून चलेगा। अब खून चलेगा, वापस से वही कहानी कि भैया प्रेशर कम, स्पीड ज्यादा, प्रेशर कम, क्योंकि प्लेग जमा है, एरिया छोटा है, स्पीड ज्यादा, प्रेशर कम, कोलैप्स करेगी। तो बार बार हार्ट को जोर लगाना पड़ेगा, हार्ट में बर्डन आएगा, हार्ट जोर लगाएगा, आर्टरी को खोल रहा है, बार बार जोर लगा रहा है, तो अल्टीमेटली हार्ट जवाब दे देगा, हार्ट क्या आएगा, हार्ट अटैक। ठीक है, तो इसीलिए उल्टा पुल्टा नहीं खाना है, ठीक है, पार्टी नहीं करनी है, एक्सरसाइज करनी है, लिमिटेड पार्टी करनी है, ठीक है ना, ओके। अब क्या करें, हमारे कोई फीलिंग नहीं है, मर जाए हम, ठीक है ना। तो क्या है, तो हमने कहा बेटे बहुत सारी एप्लीकेशन देख ली हमने, देख ली हमने, ठीक है। ये भी एक कहानी है जो भी आपके सामने आने वाली है, तो इस कहानी की बात करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, इस कहानी की बात करते हैं हम यहाँ पर। बट उससे पहले बेटा एक क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, देखो क्वेश्चन बेटा हमारे पास ये है कि हमारे पास इस तरीके से एक पाइप है, we have this pipe, this has a uniform area of cross section, it's a vertical portion and the liquid is flowing through it, इसमें से लिक्विड जा रहा, ठीक है, देखो कैसे जा रहा है, लिक्विड बह रहा है इसमें, ठीक है। अब मैंने इस वर्टिकल सेक्शन में 2 पॉइंट उठा लिए, एक पॉइंट मैंने कहा कि ये है भैया, ये पॉइंट नंबर ए, ये वाला पॉइंट नंबर बी, ठीक है। तो ये वर्टिकल है, ये पोर्शन क्या बेटा, ये वर्टिकल पोर्शन है, वर्टिकल है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं पहली बात कि वीए बड़ा कि वीबी बड़ा, दूसरी बात पीए बड़ा कि पीबी बड़ा, तुरंत जवाब दीजिए मेरे को, पॉज करें बेटा और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दें, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को फटाफट लिख दे बेटा। ओके, चलिए आइए देखते हैं इसका जवाब क्या होगा, बेटा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने यहां पर लिखा होगा कि सर बी पर रफ्तार ज्यादा होगी, आई थिंक 60% बच्चे ने लिख दिया होगा कि सर बी पर रफ्तार ज्यादा, ए पर रफ्तार कम, क्योंकि नीचे आ रहा तो रफ्तार बढ़ती है। हम जब पत्थर ड्रॉप करते हैं नीचे आता है, रफ्तार बढ़ जाती है, ठीक है ना, तो नीचे आ रहा तो रफ्तार ज्यादा होनी चाहिए सर, नहीं बेटा रफ्तार ज्यादा नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि बेटा एरिया क्या है, एरिया तो बराबर है ना, एरिया तो बराबर है, ठीक है। हाँ, अगर पाइप नहीं होता ना आसपास, केवल पानी को आपने ड्रॉप कर दिया होता है, जमीन से पानी गिर दिया होता, तो उसके नीचे जाते जाते रफ्तार बढ़ती, लेकिन पाइप के अंदर ऐसा नहीं होता। पाइप में लगती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, मतलब ए एंड बी पे रफ्तार क्या है बेटा, बराबर है, क्योंकि एरिया क्या है, बराबर है, यूनिफॉर्म एरिया है बेटा, यूनिफॉर्म एरिया है। मैंने पहले बोला, रिवाइंड करके देख ना, दोबारा से रिवाइंड करके देख लो, यूनिफॉर्म एरिया है, मैंने बोला है, मुझे याद है, लिख रहा हूं, बोला था मैंने कि यूनिफॉर्म एरिया है, वीए बराबर वीबी होगा। अच्छा सर, स्पीड बराबर है, यस। तो दोबारा से आंसर दो सेकंड क्वेश्चन का, दोबारा आंसर दो। ये अब आपने देख लिया कि वीए बराबर वीबी है, तो अब बताओ बेटा पीए और पीबी में कौन बड़ा कौन छोटा, पीए एंड पीबी में कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है। तो ओके, आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा।
तो अब कुछ बच्चों ने जवाब दिया होगा सर स्पीड बराबर तो प्रेशर बराबर, क्योंकि इससे पहले हमने क्या देखा था कि स्पीड बढ़ी तो प्रेशर कम, स्पीड कम तो प्रेशर ज्यादा। ठीक है, तो अब बच्चों को लग रहा होगा कि सर पीए बराबर पीबी होगा, लेकिन बच्चा कंडीशन भूल रहा। कि कौन सी कंडीशन भूल रहा है? जब हाइट सेम होती है तब रफ्तार बढ़ने में प्रेशर घटता है, लेकिन यहां तो हाइट चेंज हो रही है, तो पुराने वाला चीज यहां पर नहीं लगने वाली है, यहां पर हाइट चेंज हो रही है। अगर हाइट चेंज हो रही तो हम क्या कर सकते? देखो हम कह रहे हैं प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना बेटा, ये क्या है? ये कांस्टेंट है। ये क्या है? ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहां पर स्पीड सेम है, मतलब ये चीज क्या है? ये भी कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर प्लस यू बाय वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, क्या हुआ? ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब देखो नीचे आते वक्त अगर पोटेंशियल एनर्जी घट रही तो प्रेशर एनर्जी बढ़ रही होगी, नीचे आते वक्त अगर पोटेंशियल एनर्जी घट रही तो प्रेशर एनर्जी बढ़ रही होगी, मतलब नीचे वाले पॉइंट पर प्रेशर बेटा ज्यादा है, ऊपर वाले पॉइंट पर प्रेशर बेटा कम है, इसलिए वो नीचे रफ्तार बढ़ने से रोक रहा है, प्रेशर लगकर रफ्तार बढ़ने से रोक रहा है। नीचे प्रेशर ज्यादा, ऊपर प्रेशर कम है बेटा हमारे पास। समझ गए बेटा? चलो सर समझ में आई बात आपको। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर बेटा एक टैप में से पानी निकल रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से इसको नोटिस करोगे ना, बहुत ध्यान से इसको आप नोटिस करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा बेटा यहां पर कि जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, नीचे आने पर ना बेटा ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा हो गया है। इफ यू लुक क्लोजली यू विल फाइंड दैट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डिक्रीजिंग, क्योंकि अब यहां पर आसपास पाइप नहीं है, अब रफ्तार बढ़ सकती है। और एक बात का ध्यान रखना आपको, ये वाला पॉइंट भी और ये वाला पॉइंट भी, दोनों पॉइंट जो है ना वो एयर के साथ कांटेक्ट में है। अगर लिक्विड में कोई भी पॉइंट एयर के साथ कांटेक्ट में आ गया तो वहां पर प्रेशर बेटा P0 ही होगा, यहां भी प्रेशर P0 और यहां भी प्रेशर P0। तो इस बारी क्या सेम है? इस बारी बेटा प्रेशर सेम है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। और अगर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट हम इसको हटाएंगे, हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस यू बाय वॉल्यूम इज कांस्टेंट। मतलब ये हो गया यहां पर कि अगर हाइट घट रही तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही, हाइट घट रही तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही, मतलब नीचे स्पीड क्या है? ज्यादा है। नीचे स्पीड क्या है बेटा? ज्यादा है, हाई स्पीड है। यहां पे स्पीड v1 लो, यहां पे स्पीड v2 लो, फिर हम क्या कहेंगे बेटा? हम कहेंगे यहां पर कि v2 जो है वो v1 से बड़ा होगा। इनफैक्ट अगर, क्योंकि एनर्जी कंजर्व है ना, यहां पर एनर्जी कंजर्व है और ये फ्री फॉल कर रहा, ग्रेविटी में गिर रहा, तो आप चाहो तो, क्योंकि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है यहां पर गिरने की इसकी, तो आप चाहो तो अगर ये हमने डिस्टेंस को h ले लिया, आप डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पे लगा सकते हो। आप कह सकते हो कि v2 का स्क्वायर इक्वल्स टू v1 का स्क्वायर प्लस 2as 2gh, ये आप बोल सकते हो, ये ध्यान रखना। और दूसरी बात आप ये भी कह सकते हो बेटा, आप कह सकते हो कि क्या a1 v1 बराबर a2 v2 होगा, ये भी बोल सकते हो आप। तो अभी भी फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन है, इनकंप्रेसिबल लिक्विड है, लिक्विड कंप्रेस नहीं हो रहा, तो अभी भी आप लगा सकते हो वो इक्वेशन और ये इक्वेशन। समझ गए? आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो, ठीक है ना, दोनों अलग पॉइंट पर लिखकर बराबर करो, एक ही बात आएगा, यही आएगा, यही बन जाएगी आपकी क्वेश्चन अल्टीमेटली। ठीक है बच्चा, समझ गए? चलो बेटा, बहुत सारी एप्लीकेशन हमने देखी, तो अब हम कुछ मैथमेटिकल बात करते हैं और कंपटीशन पे चलते हैं। बेटा ये है टॉरिसलीज इक्वेशन। टॉरिसलीज इक्वेशन में क्या हो रहा, हमने यहाँ पर एक h डेप्थ पर यहाँ पर हमने एक होल किया है, हम जानना चाहते हैं कितना आगे जाके पानी गिरने वाला है, ठीक है ना, और किस रफ्तार से यहाँ पे पानी निकलेगा, किस रफ्तार से यहाँ पर पानी निकलेगा, हम ये भी जानना चाहते हैं, ठीक है ना, ये रफ्तार निकालना चाहते हैं कि किस रफ्तार से यहाँ पे पानी निकल रहा होगा। ठीक है, तो अब ये करने के लिए हमने क्या कहा, हम दो पॉइंट चुन लिए हमने, हम देखो एक पॉइंट तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1, और एक पॉइंट जहां जो पानी बाहर निकल रहा है पॉइंट नंबर 2, हमने दो पॉइंट उठा लिए, ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट है ये भी ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे प्रेशर बेटा कितना है, P0 है। अब क्योंकि ये भी होल हो गया, बाहर पानी निकल रहा है, यहाँ पर प्रेशर बेटा P0 ही लेना पड़ेगा आपको। बेटा हाइट क्या होगी, यहाँ पर हाइट तो अलग हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने कहा कि लेटस से मैंने इसी को अपना रेफरेंस लेवल मान लिया हाइट के लिए, इसी को मैंने अपना रेफरेंस लेवल मान लिया हाइट के लिए। अब मैं पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 पे बर्नौली लगाता हूं, देखते क्या लिखता है।
तो बेटा लिखने वाला हूं पॉइंट नंबर 1 पे प्रेशर कितना है बेटा, पी नॉट है। पॉइंट नंबर 1 पे बेटा रफ्तार कितनी है बेटा, लगभग 0 रफ्तार है। तो रफ्तार छोड़ दो क्योंकि ये बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, ठीक है। वी आर अज्यूमिंग दैट कि यहां पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा वो A1 है, यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, और हम मान रहे हैं कि A2 जो है वो बहुत बहुत बड़ा है A1 से। A2 जो है वो बहुत बहुत बड़ा है A1 से, तो हमने कहा कि A2 लगभग 0 है, A1 ही आएगा हमारे पास बस, बट A2 बहुत ही बड़ा है क्योंकि तो बहुत धीरे पानी नीचे जा रहा होगा, उसकी रफ्तार नेग्लिजिबल होगी, तो वहां पे काइनेटिक हम नेग्लिजिबल मान ली। अब हाइट लिखेंगे रो, हाइट में लिखेंगे रो इंटू जी इंटू एच, एच लेंगे स्मॉल एच, क्योंकि हमने रेफरेंस हाइट लेनी है, ठीक है ना। ओके, इक्वल टू सेकंड पॉइंट पे यहां पे लगाने वाले हैं, तो यहां पे प्रेशर पी नॉट लेंगे बिकॉज ये वाला पॉइंट भी एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में आ गया है, होल है क्योंकि, ठीक है। प्लस क्या लिखेंगे यहां पर, हम लिखेंगे हाइट लिखेंगे 0 लिखेंगे हाइट, और काइनेटिक लिखेंगे हाफ रो वी का स्क्वायर, ठीक है। पी नॉट कट गया, यहां से वी की वैल्यू कितनी निकल रही है, √2gh निकल रही, ये आ रही वी की वैल्यू, ठीक है। तो अगर हमने एक स्मॉल होल किया है तो पानी किस रफ्तार से बाहर निकलने वाला है बेटा, √2gh। बेटा ये फॉर्मूला काइनेमेटिक्स में आपने बार बार पढ़ा है, h हाइट से किसी चीज को छोड़ो एनर्जी कंजर्व होगी, तो √2gh से वो जमीन पे गिरेगा, वही चीज यहां पर हो रही। नेग्लिजिबल रफ्तार से आपने एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया तो वो निकल रहा √2gh स्पीड से, यही आपका टॉर्सनल इक्वेशन है बेटा, √2gh से बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन ये आ रहा कि ये कितना डिस्टेंस पे जाके गिरेगा, r कितना होगा, तो बेटा यहां लगेगा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, यहां लगेगा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको मुझे आपको याद दिलाना होगा, भूल चुके होंगे आप लोग। तो हम कह रहे हैं कि यहां पर हमने एक पार्टिकल को u रफ्तार से आगे फेंक दिया, ये हाइट हमारे पास h है। तो बेटा रेंज का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है u√2h/g, ये फॉर्मूला होता है बेटा रेंज का, u√2h/g। इस फॉर्मूले को करना है याद, जिसको याद नहीं है वो जाकर देखे प्रोजेक्टाइल मोशन को, वहां पर मैंने आपको इसको डिराइव कराया है, सब कुछ समझाया है कि ये फॉर्मूला कहां से कैसे आया है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को लगाते हैं और अपने आंसर को निकालते हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि यहां पर r कितना होगा, तो बेटा r होगा u√2h/g। बताओ बेटा u कितना है, u कितना है हमारे पास, u हो गया √2gh। h कितना है बेटा, इसकी हाइट कितनी है, हाइट बताओ कितनी होगी, ये हाइट कितनी है, तो वो है h माइनस स्मॉल h, h तो पूरी हाइट है, तो ये है h माइनस स्मॉल h, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपके पास u√2h/g है ना, ओहो ओके। तो हम यहां पे कह रहे हैं कि ये हमारे पास आ रहा स्मॉल h की वैल्यू हमारे पास आ रही कितनी आ रही है 2, ये आ रही है h माइनस स्मॉल h बाय g। इस g से बेटा ये g कट गया और हमको मिल रहा 2 √2 हो गया √h इंटू h माइनस स्मॉल h। ध्यान से देखना इस बात को, ये हमारे पास h माइनस स्मॉल h है और ये हमारे पास h है, मतलब होल से ऊपर वाली हाइट और होल से नीचे वाली हाइट, होल से ऊपर वाली हाइट और होल से नीचे वाली हाइट का प्रोडक्ट है हमारे पास, ये आ रही रेंज, ठीक है ना, ये आ रही रेंज, ठीक है। अब अगर इसमें मैं आपको कुछ बातें और समझाऊं, और मैं कह रहा हूं यहां पर देखो, अगर मैंने इस होल को बेटा, इस होल को मैंने क्या किया, 2 होल बना दिए, मैंने 2 होल बना दिए यहां पर, इंस्टेड ऑफ एक मैंने यहां पर 2 होल बना दिए इस तरीके से, I have made 2 holes here, ठीक है। एक होल यहां रहा, एक होल यहां रहा, ठीक है। पानी हमने भर दिया, ये हमारे पास हाइट बेटा h है, ये हमारे पास डेप्थ बेटा h है, ये पूरा पानी यहां पर, ठीक है, पानी हो गया, ठीक है। अब देखो जब मैंने ऊपर से h हाइट पर होल किया, ये पूरा अगर कैपिटल H है तो बेटा नीचे की हाइट कितनी होगी, h माइनस h, तो बेटा रेंज कितनी आएगी 2√h माइनस h इंटू h माइनस h आएगी, ठीक है। इसको देखो, अगर मैंने नीचे से h हाइट पर होल किया तो ऊपर कितनी हाइट है, h माइनस h ही तो है, तो अगर ऊपर और नीचे वाले का प्रोडक्ट लेना है तो हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी, रेंज क्या रहेगी, सेम रहेगी, सॉरी, ठीक है। तो आप नीचे से h हाइट पर होल करो या ऊपर से h डेप्थ पे होल करो, रेंज विल बी सेम, बेटा इस बात को समझना, रेंज क्या आ बेटा, सेम आ जाएगी, ऊपर से h नीचे से h, रेंज विल बी सेम, दोनों में रेंज आ गई, सेम आएगी बेटा, समझ बेटा आप लोग, ये हमारे पास आंसर आ गया, क्लियर, ओके, बहुत बड़ी बात। तो बेटा रेंज किस हाइट पर करें तो मैक्सिमम आएगा, फाइंड कि किस हाइट के लिए रेंज मैक्सिमम होगा।
तो देखो बेटा, अगर मैं यहां पर एकदम टॉप पे होल्ड करता हूं ना तो पानी ऐसे गिर जाएगा, बस पानी ऐसे गिर जाएगा, ठीक है, क्योंकि रफ्तार ही नहीं होगी इसके पास, ठीक है। तो नीचे आने पर रफ्तार बढ़ रही है और सिमिलरली ऊपर आने पर रफ्तार बढ़ेगी, ऊपर से तो बराबर रहेगी, ठीक है। तो नीचे आने पर रफ्तार बढ़ रही, ऊपर आने पर, नीचे आने पर रेंज बढ़ रही, ऊपर जाने पर रेंज बढ़ रही, तो कहां पर रेंज मैक्सिमम होगी? बीचों बीच रेंज मैक्सिमम होगी। मैंने लॉजिक से बता दिया, आप चाहो तो मैथमेटिकली मैक्सिमम मिनिमम लगाकर निकाल सकते हो, बस इस बात को याद कर लो, काफी आप लोगों के लिए। याद क्या करना है कि रेंज इज मैक्सिमम फॉर स्मॉल h इक्वल्स टू कैपिटल H by 2। रेंज इज मैक्सिमम फॉर स्मॉल h इक्वल्स टू कैपिटल H by 2। इतने हाइट पर होल्ड करने पर रेंज होगी मैक्सिमम, इतने हाइट पर होल्ड करने पर रेंज होगी बेटा मैक्सिमम, ठीक है ना। एंड आर मैक्स कितना है हमारे पास? तो बेटा हमारे पास है आर मैक्स इज इक्वल्स टू h के बराबर। आप पुट करेंगे h को h by 2, तो h by 2 h मिलेगा हमको, और एक 2 नीचे से काट देगा, ठीक है, 2 को। तो हमको मिल रहा है आर मैक्स इक्वल टू h, और कितने हाइट पर? h by 2 हाइट पर होल्ड करेंगे तो आर मैक्स आएगा, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये हमारा वैल्यू आ गई, समझ गए बेटा? क्लियर है? ऑल क्लियर? चलो नेक्स्ट हम एप्लीकेशन की बेटा यहां पे बात कर रहे, और बेटा ये हमारे पास है बेटा वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर वॉल्यूम फ्लो रेट, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ A1 V1 और A2 V2 को ये मेजर करता है, बिकॉज यही वो क्वांटिटी है जो कि कांस्टेंट बनी रहती है, अब बेटा दो तरीके से लगा सकते हो उसको, इसमें नीचे मैनोमीटर लगा सकते हो, और कुछ बुक्स में क्या होता है ना, कुछ बुक्स में आपको ऐसे मिलता है, ऐसे और यहां पर 2 ट्यूब लगा देते हैं, ऐसे ही मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है, एक ही बात है। बेसिकली वी हैव टू सी द प्रेशर डिफरेंस, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर देखो, अगर यहां पर हम देखें तो मुझे बताओ, अगर लिक्विड जा रहा है ऐसे, तो पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 लेते हैं, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, कहां पे रफ्तार ज्यादा होगी बेटा? तो आप होगे V2 विल बी ग्रेटर देन V1 होगा, बहुत सही बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, V2 विल बी ग्रेटर देन V1 होगा, ठीक है ना। अच्छा, हाइट सेम है दोनों की हाइट सेम है, सेम लेवल पर है, ठीक है। हाइट अगर सेम हो तो रफ्तार बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा, ठीक है। तो आई कैन से दैट प्रेशर एट 2 विल बी लेस देन प्रेशर एट 1 होगा, प्रेशर एट 2 विल बी लेस देन प्रेशर एट 1 होगा। अच्छा बात, बिल्कुल सही बात। तो अब यहां पे क्या कर सकते हैं, देखो अगर यहां पे प्रेशर कम है ना, तो यहां पे पानी कम हाइट पे चढ़ेगा, यहां पे पानी ज्यादा हाइट पे चढ़ेगा, यहां पे पानी कम हाइट पे चढ़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि तो ये क्या है, ये हमारे पास H1 है, और ये क्या है बेटा, ये हमारे पास H2 है, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस जो होगा ना, P1 माइनस P2, बेटा इसको आप सकते हो डेल्टा H रो जी, डेल्टा H आपका H1 माइनस H2 हो जाएगा, और वहीं पर आप प्रेशर का जो डिफरेंस है वो मैनोमीटर लगाकर डेल्टा H रो जी यहां पर भी बोल सकते हो, लेट मी कॉल दिस एज डेल्टा H, ठीक है। तो मैनोमीटर से कर लो मेजर, या फिर आप इससे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी आपको सर ये तो डेल्टा H रो जी P1 माइनस P2 आया, लेकिन इससे हमने वॉल्यूम फ्लो रेट कहां मेजर किया, करते हैं ना, अभी खत्म कहां हुआ है। देखो अब मैं बेटा पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 पे, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 पे बर्नौली लगाने वाला हूं, बर्नौली। तो मैं कह रहा हूं, मान लेते हैं पॉइंट नंबर 1 पे रफ्तार कितनी है बेटा, पॉइंट नंबर 1 पे रफ्तार हमने ले ली, मान लेते हैं V1, एरिया ले लिया A1, पॉइंट नंबर 2 पे रफ्तार ले ली बेटा P2 V2, और एरिया ले लिया हमने कितना A2, प्रेशर कितना है P1, यहां पे कितना है बेटा P2, हाइट दोनों की सेम है, हाइट दोनों के लिए सेम है बेटा, ठीक है ना, हाइट में कोई चेंज है नहीं। तो हम यहां पे बेटा इक्वेशन लिखते हैं। तो प्रेशर कितना है हमने पहले वाले पॉइंट पे P1 प्रेशर है, ठीक है ना। पहले वाले पॉइंट पे बेटा रफ्तार कितनी है, V1 है, तो हाफ रो V1 स्क्वायर हो गया, हाइट सेम है तो उसको लिखने की जरूरत हमें है नहीं। दूसरे वाले पॉइंट पे बेटा P2 आ गया ये, ठीक है, और रफ्तार कितनी है हमारे पास, हाफ रो V2 स्क्वायर, हाइट सेम तो हाइट लिखी मैंने है नहीं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब देखो P1 माइनस P2 बराबर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर लिख सकते हैं। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं ना कि A1 V1 A2 V2 है, अरे हाँ कि ना, समझे, अरे A1 V1 इक्वल टू A2 V2 है, समझ में आई बात आपको। तो क्या लिखेंगे हम यहां पर, हम बोल सकते हैं V2 कुछ और नहीं बल्कि कितना है, A1 V1 बाय A2 है, इसको पुट कर देते हैं यहां पर, तो आ रहा हाफ रो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर माइनस 1 इंटू V1 स्क्वायर आ रहा,
ठीक है ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। a1 v1 बाय a2 स्क्वायर करा, b1 कॉमन ले लिया, हमारे पास ये आ गया। अच्छा जी, यहां आ रहा p1 माइनस p2, लेकिन p1 माइनस p2, अच्छा ध्यान से देखना पड़ा, p1 माइनस p2 डेल्टा एच रो जी था, है ना, डेल्टा एच रो जी था ना, लिख देते हैं इसको, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एच रो जी बराबर हाफ रो v1 स्क्वायर a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर बाय a2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब रो से रो कट गया और v1 स्क्वायर की वैल्यू आ रही 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच जी, ठीक है ना, या 2g डेल्टा एच कर देते हैं, 2g डेल्टा एच, ठीक है, इनटू a2 का स्क्वायर डिवाइड बाय a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर। यहां से अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां पर मैं एक रूट लगाऊंगा, और क्योंकि यहां पर भी स्क्वायर था तो यहां से भी वो स्क्वायर हट जाएगा रूट में आने के बाद, ठीक है। तो अगर ये a1 है और मैं q निकालना चाहता हूं तो बेटा q होता है a1 v1, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा a1 और ये रहा v1 हो गया a2 अंडर रूट ऑफ 2g डेल्टा h डिवाइड बाय a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। बेटा आ गया मेरा फॉर्मूला q का। ऑल आई नीड टू डू इज कि मुझे मालूम होना चाहिए कि जो मेरा वेंचुरी मीटर है ना, जो मेरा ये वेंचुरी मीटर है, इस वेंचुरी मीटर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना कितना है, मतलब यहां का एरिया कितना है, a1 कितना है, यहां का एरिया कितना है, a2 कितना है। तो जब हम मार्केट से इसको खरीदने जाते हैं ना तो वो बताता है कि इसका एरिया कितना कितना है, ठीक है ना। दूसरी बात, जब मैंने यहां पर इसको चलाया तो मैनोमीटर से जो हाइट आई मैंने वो मेजर कर ली डेल्टा एच, या फिर यहां पे ट्यूब से जो हाइट आई मैंने वो मेजर कर ली डेल्टा एच। वंस आई गेट डेल्टा एच, ठीक है ना, और यहां पे लिक्विड की डेंसिटी की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल a1 a2 करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बेटा ये था हमारे पास वेंचुरी मीटर, टॉर्टोइस इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बर्नौलीज इक्वेशन, बहुत सारी एप्लीकेशन, जबरदस्त बातें हमने करी। आज का लेक्चर में इतना ही काफी है बच्चा। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम आगे बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी एक्सेट्रा की, ठीक है। तो बेटा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे अगले लेक्चर में। सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।